ठीक, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वही सब है जो ऑलरेडी काफ़ी तुम पढ़ चुके हो, बस उसको अब एक सिस्टमेटिक तरीके से समराइज करना है। अंडरस्टूड? तो मतलब जैसे अगर अपन बात करें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट आज अपने दो मुद्दे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों हुआ, और दूसरा उसके अचीवमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। हमेशा ये देखते हैं ना, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो क्या था कि जो एब्सोल्यूट रूल है फ्रांस में उसको हटाना है, जो बर्बन डायनेस्टी का एब्सोल्यूट रूल है उसको हटाना है। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेसी है, मतलब जो सेकंड क्या बोलते हैं उसे, सेकंड एस्टेट था एरिस्टोक्रेसी, और उसने जो सारे ऑफिस को मोनोपलाइज करके रखा था, वो जो उसकी मोनोपली थी वो हटानी थी, और मेरिट लेके आना था, लेकिन इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक, उसके बाद जो गाँव में जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, एक फ्यूडल लॉर्ड था और उसके अंडर कई सारे जो पेजेंट्स काम करते थे, और फ्यूडलिज्म को हटाना था और इक्वालिटी लानी थी। ठीक, जुडिशल में अगर अपन बात करें तो जो ऊट पटांग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, यानी अनइक्वल, कि जो अमीर आदमी वो लेटर्स डी कैशे, मैंने बताया था ना लेटर्स डी कैशे, याद है? मतलब वो अरेस्ट वारंट खरीद सकता है किसी गरीब आदमी के खिलाफ। तो वो जो है वो हटाना था, और क्या लाना था, इक्वालिटी इन जुडिशियल सिस्टम, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। लॉ बनाएंगे और लॉ के हिसाब से सब चलेगा। ठीक, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव देखें तो जो फ्रेंच, मतलब जो पहली बार बर्बन डायनेस्टी गिरी थी और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वो नेचुरल राइट ऑफ मैन और ये सब डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए गए थे। तो सबको राइट्स दी जानी थी, सेपरेशन ऑफ पावर रखने थे। ठीक, और लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मतलब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो भी सिंपल था। सबसे मेन जो सोशल ऑब्जेक्टिव था वो था फ्रांस के समाज में जो इनइक्वालिटी थी उसको हटाना, इक्वालिटी लेके आना। ठीक, जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो थर्ड एस्टेट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो बुर्जुआ क्लास थे ना, मिडिल क्लास, उसके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन था वो जो है ख़त्म करना था, वो मेन सोशल ऑब्जेक्टिव था। ठीक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, सोशल हुआ, तीसरा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, तुम्हें याद होगा कि मैंने जीएस में भी बताया था कि फॉर एग्जांपल क्लर्जी जो है वो 0.1% थी पॉपुलेशन की, पर 10% उपजाऊ ज़मीन क्लर्जी के कंट्रोल में थी। तो इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी हालत में क्या करना था, ख़त्म करना था। और तुम्हें ये भी याद होगा कि टैक्स जो भरते थे सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग भरते थे, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट टैक्स भरते ही नहीं थे। तो ये भी सिस्टम ख़त्म करना था और क्या लाना था, यूनिफॉर्म टैक्सेशन। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्म टैक्सेशन। उसके अलावा जितनी भी ट्रेड वगैरह होती थी, ये चीज़ मैंने नहीं बताई तो मैं आज बताऊँगा, जितनी भी ट्रेड वगैरह होती थी ना वो कुछ लोगों के हाथ में मोनोपलाइज्ड की गई थी, जो या तो थर्ड एस्टेट के बुर्जुआ के कुछ लकी लोग, या फिर जो सेकंड एस्टेट था उन्हीं के कुछ रिश्तेदार वगैरह। तो सब इनको बोलते थे गिल्ड्स, यूनियन। तो ये जो गिल्ड सिस्टम था फ्रांस में, ये क्या करता था, कुछ लोगों को, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, अगर किसी को पता हो तो। ठीक, तो जो गिल्ड सिस्टम था इसको क्या खत्म, इसको ख़त्म करना था। और फ्री ट्रेड, मतलब एवरीबडी इज़ फ्री टू ट्रेड विद एवरीवन, कोई किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं, ये भी चीज़ लानी थी। इसको बोलते हैं ना अपन लेसियस फियर, अपन ने कई बार ये शब्द यूज़ किया है। ठीक, और उन सब से क्या होगा, ये सब जो इस सब से क्या होता था, ये मर्केंटलिज्म और गिल्ड सिस्टम से अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबी, ये सब जो है हटाना था। दीज वर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान रहेगी बात, पक्का। रिलीजन की अगर अपन बात करते हैं तो रिलीजन वाइज सिंपल था। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो चर्च के डोमिनेशन से परेशान थे। चर्च जो पिछड़ा हुआ समाज की रचना करके उसको मेंटेन करना चाहता था, उसके खिलाफ भी दे वांटेड टू रेज देयर वॉइस, और उन्होंने ऐसा किया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहते थे, जो जैसा रिलीजन चाहे फॉलो कर सकता है। और चर्च में जो करप्शन है, जो
बुरी चीज़ें हैं उसको हटाना चाहता। ऐसा ही हुआ था ना जब जो चर्च था उसको मतलब नेशनलाइज कर लिया गया था। जब बर्बन डायनेस्टी का रूल ख़त्म हुआ था, फिर चर्च को क्या कर लिया गया था, नेशनलाइज, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक, बात समझ में? तो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। ठीक, ये तो अब हुई ऑब्जेक्टिव की बात। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स। इतना सब कुछ जो हुआ, मतलब कौन सा टाइम पीरियड, अपन देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से तो लेकर नेपोलियन के डाउनफॉल तक। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसके अचीवमेंट्स क्या थे? ठीक है ना? तो अचीवमेंट्स भी हमें उसी तराजू में देखने पड़ेंगे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। ठीक, तो अब जो है सबसे पहले देखते हैं क्या, वही एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल। ठीक, सबसे पहले एब्सोल्यूट, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले तक इट वाज टोटली एब्सोल्यूट रूल, एब्सोल्यूट मोनार्की। राजा सब कुछ है, राजा की बात को कोई सवाल नहीं उठा सकता, राजा इज एवरीथिंग। ठीक, तो जब एब्सोल्यूट, ये जब बर्बन डायनेस्टी का ओवरथ्रो हुआ तो ये जो कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट रूल का, ये एक तरीके से ख़त्म हो गया। अब तुम बोलोगे सर ऐसे ख़त्म नहीं है क्योंकि वापस से राजा बने, ऐसा नहीं, नो डाउट हुआ, पर एक जो दिमाग में लोगों के होता है ना कि हाँ ये तो एब्सोल्यूट रूल चलेगा, वो चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक, फिर नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डाउनफॉल हुआ, याद है ना? फिर नेशनल असेंबली, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, फिर वो रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ, सब गड़बड़ हुई, नो डाउट। पर इन सब में एक चीज़ पक्का थी कि जो एब्सोल्यूट रूल का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे था, जिसने एक तरीके से अपना एब्सोल्यूट रूल जमा लिया था, उसका भी डाउनफॉल आया। ठीक, उसके बाद नेपोलियन पहले तो बन गया था प्रेसिडेंट, और फिर वो भी मोनार्क बन गया, हालांकि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी इवन ही कुड नॉट प्रोवाइड फॉर अ एब्सोल्यूट सिस्टम, उसका भी डाउनफॉल आया। जो इवन नेपोलियन के बाद भी, नेपोलियन के बाद में बता दूं, अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर अपना वही है, एक कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई यूरोपियन पावर्स की। ठीक है, उसमें जो है वापस से एब्सोल्यूट रूल ला दिया गया, पर फिर से वो एब्सोल्यूट रूल ख़त्म हो गया, आगे अपन देखेंगे। ठीक है ना? अभी 2 रेवोल्यूशन फ्रांस में और होने हैं। ठीक, तो जो एब्सोल्यूट रूल का कॉन्सेप्ट था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ख़त्म कर दिया। आगे लोगों ने काफ़ी कोशिश की उसको जमाने की, पर वो नहीं जम पाया। बात समझ में आई ना? ठीक, उसके अलावा जो ओल्ड ऑर्डर था, एंशियन रेजिम जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी एक तरीके से क्या हो गई थी, ख़त्म। भले ही लोगों ने उसको वापस लाने की कोशिश करी, पर वो ख़त्म हो चुकी थी। ये नो डाउट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि जब जो नेशनल असेंबली बनी थी पहली, उसने वो जो फंडामेंटल राइट्स और राइट्स ऑफ मैन का डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, वो लोगों के दिमाग में घर कर गया। और उसके बाद जो है, भले ही लोगों ने कितनी भी कोशिश करी, नेपोलियन ने, उसके बाद वापस से बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई, तब वो जो चीज़ थी वापस नहीं ला पाए। इक्वालिटी लोगों के दिमाग में बैठ चुका था, और वो प्रिविलेज वाला सिस्टम था, वो अब लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। तो मेरिट लोगों के दिमाग में बस चुकी थी। ठीक, रूल ऑफ लॉ, भले ही कितनी भी लाख कोशिश कर ली, पर अब वो लोगों के दिमाग में आ चुका था। ठीक, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, सबको समझ में आ गया कि हमारी कुछ राइट्स हैं, कोई भी रूलर हो वो उन राइट्स को नहीं हटा सकता। तो ये अचीवमेंट्स थे, नो डाउट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की दिमाग में बैठ चुकी थी लोगों के, डेमोक्रेसी क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, ये सब आइडियाज़ दिमाग में बैठ चुके थे। भले ही कांग्रेस ऑफ वियना ने इन सबको ख़त्म करने की कोशिश की, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। बात समझ में? तो दीज वर द पॉलिटिकल एंड सोशल अचीवमेंट्स। ठीक, वहीं अपन, सॉरी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, वहीं अगर अपन सोशल उसकी बात करें तो इक्वालिटी, समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जब मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है ना, देयर वाज नो इक्वालिटी। पर अब रेवोल्यूशन के बाद इक्वालिटी का वो दिमाग में बैठ गया। इवन नेपोलियन के समय ही रिस्पेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो वो लोगों के दिमाग में एकदम बैठ चुका है कि एवरी वन इज़ इक्वल, अब कुछ भी हो जाए इक्वालिटी को हम जो है कुर्बान नहीं करेंगे। एक और प्रिंसिपल जो था वो था फ्रेटर्निटी, है ना, भाईचारा।
पर ये इतना आसान नहीं था। फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में बोला तो गया कि हाँ है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं था, क्योंकि जब रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत वायलेंस हुआ, जैकोबिन्स जेरोंडिन्स को मार रहे थे, है ना, और नोबल्स और क्लर्जीमैन पर अटैक हो रहे थे, है ना, गांव में कई सारे भाग गए, तो देयर वाज नो भाईचारा एज सच। वो तो नेपोलियन के आने के बाद फिर उसने थोड़ा सोसाइटी को स्टेबलाइज किया। ठीक, ये जो लोग भाग गए थे नोबल्स और क्लर्जीमैन, इन्हें बोलते थे एमिग्रेज, इनको वापस बुलाया, वापस से इनको घर वर दिए, ऐसा वैसा। ठीक, ग्रेजुअली समाज में जो है पीस की स्थापना की गई, और पर ये सब कब हो पाया? नेपोलियन के टाइम। पर जो भी हो, फ्रेटर्निटी वॉज अचीव्ड अल्टीमेटली, मुश्किल से अचीव हुई, बट इट वॉज अचीव्ड। ठीक, तो दीज वर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था इकोनॉमिक, वो था सदियों से चला जो आ रहा है इनइक्वालिटी इन टैक्सेशन। टैक्स में जो इनइक्वालिटी चली आ रही है उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ठीक, नो डाउट। उसके ऊपर से जो गिल्ड सिस्टम था, यूनियन सिस्टम की, कुछ लोगों की जो यूनियन है उनका मोनोपली है ट्रेड करने की, वो ख़त्म कर दिया गया। फ्री इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, लेसियस फियर का कॉन्सेप्ट, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ठीक, उसके बाद जो ज़मीन का बंटवारा होता है वो थोड़ा इक्वल हुआ, हालांकि काफ़ी वायलेंस हुआ उसमें, पर अल्टीमेटली देयर वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नोबल्स वगैरह से ज़मीनें छीनी गई थी वो उनको वापस दी गई, कुछ दी गई कुछ नहीं दी गई, तो कुछ थोड़ा बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इन सब में देखो ये आसान नहीं था, इन सब में काफ़ी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हुई, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, वायलेंस हुआ, खून खराब हुआ। अल्टीमेटली थिंग्स सेटल डाउन। जब नेपोलियन आया, नेपोलियन के आने तक चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं सेटल डाउन हो गई थी। ठीक, तो नेपोलियन नो डाउट इस चीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अपन ने देखा था नेपोलियन ने काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इनिशिएट किए थे और वो काफ़ी सक्सेसफुल थे, और फ्रांस को एक काफ़ी बड़ी पावर बना दिया था उसने। अंडरस्टूड। ठीक, रिलीजन की अगर हम बात करें, रिलीजियस अचीवमेंट, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि जो चर्च का होल्ड था फ्रांस की समाज पर, चर्च का जो होल्ड था उसे ब्रेक कर दिया, उसे वो ब्रेक हो गया। अगर रेवोल्यूशन नहीं होता तो वही चर्च अपना पुराना राग आलापता रहता, रूरल सोसाइटी को डोमिनेट करता, पर चर्च के प्रिविलेजेस ख़त्म हो गए। नेपोलियन ने भी चर्च के साथ कुछ पैक्ट तो साइन किया था, बट स्टिल चर्च के जो पुराने प्रिविलेज थे वो कभी भी वापस नहीं आ सकते थे, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल चुका था। समझ में आती बात? तो दीज वर दी जिसे बोलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कि क्यों हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और दूसरा कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसने क्या क्या अचीव किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ ले अच्छे से। कल एक छोटे से लेक्चर में बताऊंगा कि फ्रांस में जो हो रहा था ये सब 1789 से नेपोलियन तक, हाउ डिड दिस अफेक्ट अदर यूरोपियन कंट्रीज, कैसे इसने अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है अफेक्ट किया। अंडरस्टूड।